दोस्तों, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एक है अंटार्कटिका। ये महाद्वीप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से कहीं अधिक बड़ा है। बावजूद यहाँ कोई इंसान नहीं पाया जाता। यहाँ कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं और कोई बस्ती नहीं है, जिसकी वजह है अंटार्कटिका का हद से ज़्यादा ठंडा होना। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर होने की वजह से इस महाद्वीप पर सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, जिस कारण से इसका ठंडा रहना स्वाभाविक है। यहाँ तापमान सर्दियों के मौसम में -60 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक नीचे गिर जाता है। अंटार्कटिका की खोज दुनिया के नक्शे पर 1820 में की गई थी, लेकिन वास्तव में खोज किसने की, इस बारे में हमेशा ही संदेह की भावना रहती है। रूस कहता है कि यह खोज सबसे पहले उसने की। ब्रिटिशर अपना नाम लेते हैं तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया वाले भी इस खोज का श्रेय लेने की कोशिश में रहते हैं। असल में इस खोज के नाम पर ये सभी देश अंटार्कटिका पर अपना कब्जा चाहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका भले ही बर्फ का रेगिस्तान हो, परंतु ये कुछ बेहद विशेष गुण अपने भीतर छुपाए हुए है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उन गुणों से लेकर अंटार्कटिका की खोज और यहाँ रिसर्च के लिए रहने वाले वैज्ञानिकों के जीवन के बाबत जानते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत में ही कुछ खोजियों को ये ज्ञात हो गया था कि दक्षिण में एक बड़ा भूभाग है, लेकिन उस पर जाना बड़ा कठिन है। हालांकि कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिलते हैं जिनके अनुसार अंटार्कटिका की खोज करने की कोशिशें 1772 के आसपास भी हुई थी। लंबी समुद्री यात्राओं पर जाने वाले खोजियों का यह अनुमान था कि उत्तर की ही भांति दक्षिण में भी कोई भूमि जरूर होगी, जिससे हमारे ग्रह पर संतुलन बना रहता है। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप के शुरू होने से पहले ही समुद्र में बर्फ के विशाल हिमखंड तैरते हुए दिखाई दे जाते हैं। इन हिमखंडों से टकराकर बड़े से बड़े जहाज भी चकनाचूर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाना उस समय में असंभव था। कैप्टन जेम्स कुक ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उन्होंने 1772 से लेकर 1775 यानी लगातार 3 वर्ष इस महाद्वीप की खोज में बिताए। उन्होंने बेहद अधिक गर्म मौसम में भी यहाँ जाने की कोशिश की, परंतु जब वो अंटार्कटिका, जिसे उस समय अनदेखा दक्षिणी इलाका भी कहा जाता था, कि और पहुंचने को होते तो विशाल हिमखंड उनका रास्ता घेरकर खड़े हो जाते। इसलिए जेम्स कुक ने यह दावा कर दिया कि इस महाद्वीप तक इंसान कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जेम्स कुक के बाद कई अन्य खोजकर्ताओं ने उनकी कोशिशों को आगे बढ़ाया, परंतु वो सबके सब असफल ही रहे और उन सबका भी यही मानना था कि कभी भी कोई भी इंसान इस अज्ञात भूमि तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वर्ष 1819 में रूस से निकले खोजकर्ता फेबियन वान ने सबको गलत साबित कर दिया। करीब 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो 27 जनवरी 1820 को इस महाद्वीप को खोजने में सफल रहे। इसलिए तकनीकी रूप से फेबियन वो पहला इंसान माना जाता है जिसने अंटार्कटिका की खोज की। हालांकि उनकी खोज को कुछ इतिहासकार झूठा मानते हैं। ये इतिहासकार अमेरिका के खोजकर्ता जॉन डेविस, जो वर्ष 1921 में अंटार्कटिका पहुंचे थे, को यहाँ की भूमि पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति मानते हैं। वर्ष 1911 को नॉर्वे देश के खोजकर्ता, जिनका नाम रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट था, ने अंटार्कटिका के भीतर तक एक लंबा दौरा किया, परंतु वो और उनका पूरा दल यहाँ के खराब मौसम में फंस गए और वापस अपने जहाज पर लौटकर नहीं आ पाए। इस खतरनाक महाद्वीप ने उनके दौरे के साहस को मौत की सजा दे डाली। खैर दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा तो इस तरह के उन्नत समुद्री जहाज बनाए गए जो बर्फ को भी तोड़ सकते थे। आज के वर्तमान बर्फ पर चल सकने वाले इस जहाज को देखिए, ये किस तेजी से बर्फ को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। इन जहाजों का निर्माण 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जिन्हें आइस ब्रेकर जहाज कहा जाता है। ऐसे जहाजों का काम करने का तरीका बड़ा ही साधारण है। दरअसल यदि आप किसी बर्फ की सिल्ली को तोड़ना चाहते हैं तो बजाय उस सिल्ली पर वर्टिकल चोट मारने के आपको सिल्ली पर हॉरिजॉन्टल प्रहार करना चाहिए। बर्फ की सिल्ली लंबाई तक फैली हुई होती है, इसलिए सिल्ली वर्टिकल चोट को आसानी से सह लेती है, लेकिन इन सिल्लियों की मोटाई अपेक्षाकृत कम होती है, जिस कारण से ये सिल्ली अपने ऊपर पड़ती चोट को नहीं सह पाती। आम समुद्री जहाजों को इस तरह से बनाया जाता है कि वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सके। इसके लिए जहाज का अगला हिस्सा काफी नुकीला बना दिया जाता है। ये नुकीला हिस्सा पानी को तो आसानी से काट देता है, परंतु ये नुकीला हिस्सा बर्फ के भीतर भी घुसकर फंस जाता है, जिस वजह से जहाज आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए इंजीनियरों ने जहाज के अगले हिस्से को कम नुकीला और गोल शेप में बनाया। साथ ही इस हिस्से को चम्मच की भांति आगे से उठा हुआ भी रखा। अपने इस डिजाइन के कारण ऐसे समुद्री जहाज बजाय बर्फ के भीतर घुसने के बर्फ के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपने भारी वजन से बर्फ को तोड़ डालते हैं। हाँ, इस तरह के जहाजों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक ताकत चाहिए होती है, क्योंकि इनका घर्षण पानी और बर्फ के साथ अधिक हो जाता है। इसलिए आई ब्रेकर समुद्री जहाजों में लगे इंजन बड़े ही ताकतवर और विशाल बनाने पड़ते हैं। इन ताकतवर जहाजों की ही मदद से पहली बार इंसान बिना किसी परेशानी के अंटार्कटिका पर पहुंचने लगे और अब यहाँ कुछ वैज्ञानिक भी निवास कर रहे हैं। इनमें अमेरिका, यूरोप के कई देशों एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ
चीन के वैज्ञानिक भी शामिल है। इन वैज्ञानिकों के लिए यहाँ अद्भुत निवास स्थान बनाए गए हैं। हेली 6 अंटार्कटिका में स्थापित सबसे आधुनिक रिसर्च सेंटर है, जिसे यहाँ इंग्लैंड द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें फिलहाल 52 वैज्ञानिक रहते हुए अपनी रिसर्च करते हैं। हेली 6 में वैज्ञानिकों के लिए शानदार लैब और आरामदायक ठिकाने बनाए गए हैं। यहाँ मनोरंजन के साधनों से लेकर एक्सरसाइज करने के लिए जिम तक की मौजूदगी है। इस रिसर्च सेंटर को स्लाइड हो सकने वाले विशाल आकार के स्केटबोर्ड जैसे ढांचों पर टिकाया गया है, जिसके कारण आवश्यकता पड़ने पर इसे बुलडोजरों और ट्रैक्टरों से खींचते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। इसके लिए हेली 6 को रेल के डब्बों की भांति अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, ताकि इन सभी हिस्सों को एक दूसरे से जुदा करके खींचा जा सके। हेली 6 को अपने बेस से जोड़ने वाली ये टांगे असल में बेहद ताकतवर हाइड्रोलिक जैक से निर्मित की गई है। इनके दम पर आवश्यकता पड़ने पर इस रिसर्च सेंटर की ऊंचाई को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस शानदार घरनुमा लैब को बनाने में करीब 23 मिलियन यूरो यानी 232 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर खर्च आया है। अंटार्कटिका में और भी अनेकों देशों के रिसर्च सेंटर है। कुल मिलाकर इनकी संख्या 82 बताई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कई सौ करोड़ रुपयों के ये घर अंटार्कटिका में बनाए क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, असल में अंटार्कटिका जैसा आज दिखाई दे रहा है, अतीत में वैसा नहीं था। वैज्ञानिक खोजें ये सिद्ध करती हैं कि किसी समय क्षेत्र बर्फ का रेगिस्तान नहीं बल्कि बेहद विशाल हरियाली अपने पास रखता था। यहाँ इस तरह के जीवों के अवशेष पाए गए हैं जो जीव हरियाली भरे वर्षावनों में ही निवास कर सकते हैं, जिस वजह से यहाँ की बर्फ के नीचे जीवाश्म ईंधनों की मौजूदगी भी होगी। वैज्ञानिक जांचों के अनुसार अंटार्कटिका में 50,000 करोड़ बैरल कच्चे तेल के भंडार हैं, जो हमारी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही यहाँ भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल की मौजूदगी भी है, जिसका इस्तेमाल लिथियम बैटरी बनाने हेतु आवश्यक होता है। इस हिसाब से अंटार्कटिका में जिस देश का जितने बड़े क्षेत्र पर कब्जा होगा, वो देश भविष्य में उतनी ही बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा। हालांकि अंटार्कटिका की बर्फ में खोजबीन मानवता के लिए घातक भी हो सकती है। कुछ जीव वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस बर्फ में अनेकों घातक वायरसों की मौजूदगी है। दरअसल हमारे आसपास बीमारी फैलाने वाले वायरसों की भरमार रहती है, लेकिन मानव अतीत से ही इन वायरसों का सामना करते आए हैं, जिस कारण से हमारी इम्यूनिटी बेहतर तरीके से इन वायरसों से लड़ना सीख चुकी है। परंतु अंटार्कटिका में बसने वाला जीवन मानव की उत्पत्ति से पहले ही भारी मात्रा में नष्ट हो चुका है, जिस कारण से यहाँ के बर्फ में सो रहे वायरस हमारी इम्यूनिटी के लिए पूर्ण रूप से अनजाने होंगे और ऐसे वायरस हमें गंभीर संक्रमण दे सकते हैं। यही वजह है कि मानवता की फिक्र करने वाले वैज्ञानिक अंटार्कटिका की बर्फ में खुदाई एवं रिसर्च करने के खिलाफ हैं। परंतु इंसान तो फिर इंसान ही है। हमारे भीतर लगातार नए संसाधनों को कब्जाने और नई खोजबीन करने का एक ऐसा वायरस मौजूद है जो अन्य किसी वायरस से नहीं डरता, फिर भले ही पूरी मानवता खतरे में आ जाए। खैर, आपको वीडियो में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।